हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर वगैरह बनवाए थे एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बताया था। तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे जब बोलते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। तो लिखो यूजिंग फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, coordinate covalent bond can be, yes, this is first slide, can be converted into pure covalent bond। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्योर कोवलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, एरो नहीं लगाते है ना। प्योर कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें इस टाइप से ही रहता है ना। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को प्योर कोवलेंट बॉन्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्टेड या कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो द एटम विच इज एक्सेप्टिंग electrons will get नेगेटिव चार्ज। उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था उस पर नेगेटिव चार्ज, विल गेट नेगेटिव चार्ज while the other atom will get positive charge। ठीक है, तो जब हम फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या करते हैं, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं। और ऐसा जब हम करते हैं तो जो हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज डाल देंगे, तो दूसरे पे क्या डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो लिखो ये, फिर आगे एग्जाम्पल लेंगे। लिख लिया सबने? यस, दिस वाज फर्स्ट पेज। ये सर से लाइक आयनिक, जैसे आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ऑलमोस्ट वैसे ही।
तो एग्जांपल लेते हैं, जल्दी लिखो प्रणव। हो गया सबका? तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सीओ की बात करेंगे, कल हमने सीओ का जब स्ट्रक्चर बनवाया था तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाला था, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या था, इस टाइप से डबल बॉन्ड था और तीसरा जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन से कार्बन साइड है, तो इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव, तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बन, तो उस पर नेगेटिव और दूसरे वाले पे पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस टाइप से भी सीओ को लिखा जा सकता है। इसी टाइप से ओजोन की मान लो हम बात करेंगे, तो ओजोन में अपने पास ऐसा कुछ था। तो ये वाला जो है राइट हैंड साइड वाला ओजोन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, एंड बीच वाले पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली NH4 पॉजिटिव की मान लो हम बात करेंगे। एक्चुअली हर्षिल वो क्या है कि स्ट्रक्चर बनाने का दूसरा तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड वगैरह यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थ्रू आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ऐसा नहीं। अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, बट ये लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक है, नाउ सिमिलरली O3 के बाद हम ले सकते हैं, ये सुमित एरो को साइन से रिप्लेस किया और एटम पे चार्ज आ गया। एरो को सिंगल लाइन से रिप्लेस किया है ना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किया। इसके अलावा जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है उन पे चार्ज आ गया। तो सिमिलरली जैसे NH4 पॉजिटिव की मान लो हम बात करेंगे, तो NH4 पॉजिटिव में क्या है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इस पे आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन जो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है। हाइड्रोजन पे ऑलरेडी +1 था, -1 और आ गया, चार्ज क्या हो गया, 0। दैट्स वाई राइट हैंड साइड हाइड्रोजन पे चार्ज बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्लेस कर दिया है। एंड ऐसा करते टाइम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसा करते टाइम जो पार्टिसिपेटिंग एटम है उन पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो शेयर कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज।
जैसा कुछ नहीं, बस ये क्या है कि लिखने का दूसरा तरीका है। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट इस कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहे, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, ठीक है। तो उसको अगर हमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाना है तो क्या करें, तो वो वाला केस है। ओके, हम यहाँ पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया सबका? नहीं वंश, बाकी तीनों हाइड्रोजन के साइन की जरूरत नहीं है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हमने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्लेस किया, तो उसकी वजह से जो पार्टिसिपेटिंग एटम है उन पे चार्ज आया है, बाकी पर एज इट इज। तो अगर बाकी का चार्ज देखोगे तो ऑब्वियसली जीरो चार्ज। चले आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। नाउ अच्छा, वो तुम्हें लैटिस एनर्जी वगैरह करा दिया क्या, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह? लैटिस एनर्जी थोड़ा सा मैंने बताया था, उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो तो जस्ट डेफिनेशन बताई थी। बट हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी पीरियोडिक में कराया है क्या? हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी नहीं कराया? ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, solubility of solubility of ionic compounds। तो solubility के लिए हम यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, एक होती है लैटिस एनर्जी और दूसरी होती है हाइड्रेशन। लैटिस एनर्जी के बारे में हमने बताया था तुम्हें, क्या होता है? लैटिस एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस, है ना? तो लैटिस एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल
of an ionic solid into its constituent gaseous ions. ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे, या फिर इसका उल्टा भी लैटिस एनर्जी है, मतलब एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड is formed from its constituent gaseous ion. ठीक है, तो दोनों जो है लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है। जब 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसेस आयन में ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे, या फिर 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन रहा है तो जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी लैटिस एनर्जी। ठीक है, देखो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो जैसे हमारे पास है NaCl, तो NaCl सॉलिड जब Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट करता है तो जो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पर ब्रेक कर रहे तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उस एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोलेंगे। रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव साइन, ये तुम्हें बताया होगा ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिक्वायर्ड होती है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ओके, सिमिलरली 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लिखो जल्दी। लैटिस एनर्जी Le। सर फॉर्मल चार्ज के लिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो अर्सिल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना बताया है ना लास्ट लेक्चर में। आप स्ट्रक्चर तो लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करना बताया ही था, उसमें देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं स्ट्रक्चर में, तो उसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करो। ठीक है, हाँ, सो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में ब्रेक करो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन। ठीक है, और अगर 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से तो फिर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, तो नेगेटिव साइन। ठीक है, नाउ ये जो लेटिस एनर्जी है ये डिपेंड करता है चार्ज पर, तो चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड जो बीच का डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसके बीच का डिस्टेंस मतलब आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव इज पॉजिटिव आयन की रेडियस, आर नेगेटिव इज नेगेटिव आयन की रेडियस। ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस हो गया बेसिकली। तो लैटिस एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। If energy is absorbed, then positive sign लेते हैं. If energy is released, then negative sign लेते हैं. हो गया सबका? लक्ष्मी, लैटिस एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज कब होगा? जब गैसेस आयन से कंपाउंड बनेगा। ओके, जब गैसेस आयन से कम आयनिक सॉलिड बनेगा, और जब आयनिक सॉलिड से गैसेस आयन बनेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। प्रणव, लास्ट पेज दिखाया तो था भाई, लास्ट पेज दिखाया है। साहिल, क्यू जो है उधर चार्ज है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो चार्ज है वो है क्यू पॉजिटिव एंड क्यू नेगेटिव, और आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव जो है बीच का डिस्टेंस। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। हो गया सबका? नाउ क्वेश्चन लिखो। कंपेयर lattice energy of ठीक है, तो सभी का लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर करो। फर्स्ट ऑप्शन में लेटेस्ट एनर्जी क्या होगा कंपेयर करो, सेकंड में, थर्ड में, सभी में करो।
देखो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो चार, देखो हमने क्या बोला कि लैटिस एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्यू पॉजिटिव इंटू क्यू नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले में देखो AlCl3 जो है इसमें सबसे ज्यादा चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होगा और NaCl में सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ये हो जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देखो, अब देखो KCl और MgCl2 में अगर हम देखें, सॉरी KCl और NaCl में देखें तो यहाँ पर चार्ज का मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही, यहाँ पर +1 -1 है, यहाँ पर भी +1 है ना, तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन सेम है। तो फिर हम साइज की बात करेंगे। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की डिस्टेंस के। अब दोनों में कॉमन आयन कौन है? दोनों में कॉमन आयन Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव की वजह से डिस्टेंस तो सेम होगा, बट K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में देखो तो K पॉजिटिव बड़ा है, तो पॉजिटिव आयन बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच की जो डिस्टेंस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव उसके इनवर्सली, तो अगर साइज बड़ा हो रहा है तो हमारे पास R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव बड़ा हो गया तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl जो है इसका लैटिस एनर्जी KCl से कम होगा, हम बोल सकते हैं KCl का ज्यादा होगा। इसी टाइप से MgCl2 में भी, यहाँ पर भी चार्ज का मल्टीप्लीकेशन सेम है दोनों में। तो साइज देखेंगे, तो MgCl2 और CaCl2 में देखो दोनों में Cl है तो उसका साइज सेम है। Ca का साइज Mg से छोटा बड़ा है, साइज बड़ा हो गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाले में साइज किसका बड़ा था? NaCl का छोटा था और K का बड़ा था, हाँ? तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा लैटिस है, तो ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली MgCl2 में Ca का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वाले में चार्ज की वजह से आया है। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देखो इसमें क्या है, इसमें Al पर +3 है ना, तो +3 है तो यहाँ पर 3 इंटू 3। ओके, MgCl2 में 2 है, MgCl2 में 2 चार्ज है, LCl3 में 3 चार्ज है, NaCl में 1 चार्ज है। चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन है सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट वाले के। ओके, सो Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा हमें वो मिलेगा कहाँ पर? फर्स्ट वाले, मतलब AlCl3। AlCl3 में सबसे ज्यादा चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होगा, उससे कम चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होगा MgCl2 में और सबसे कम होगा NaCl। क्लियर है? साइज से देखोगे तो भी सेम आएगा दिशा, फर्स्ट वाले में अगर तुम साइज देखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तीनों में Cl कॉमन है तो Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा हुआ, Al3 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा पॉजिटिव आयन है तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और फिर सेकंड वाला जो है, सेकंड एंड थर्ड में साइज देखो, जस्ट साइज अगर बड़ा तो लैटिस एनर्जी छोटा हो जाएगा। तो K पॉजिटिव जो है उसका साइज Na पॉजिटिव से बड़ा होता है, तो साइज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी कम आ गई। सिमिलरली थर्ड वाले में Mg2 पॉजिटिव से बड़ा साइज होता है Ca2 पॉजिटिव का, तो साइज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था लैटिस एनर्जी। तो सॉलिबिलिटी के लिए जब हमें आयनिक कंपाउंड का सॉलिबिलिटी देखना है तो वहां पर एक तो लैटिस एनर्जी देखी जाएगी और दूसरा देखा जाता है हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है उस पर चलते हैं।
तो हमारे पास फर्स्ट वाला एनर्जी था लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो कौन सा है? हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो क्या है, तो हमारे पास जब हम किसी भी सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो पहले तो गैसियस आयन में ब्रेक होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया। लैटिस एनर्जी में क्या है? गैसियस आयन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पहले तो गैसियस आयन में ब्रेक होता है, उसके बाद उस गैसियस आयन के चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एंड इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी रिलीज व्हेन gaseous ion is surrounded by solvent molecules is called solvation energy। ठीक है, जब गैसेस आयन के चारों तरफ क्या आ जाएंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, या गैसेस आयन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। नाउ कोई भी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन वाटर अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वाटर के केस में इस सॉल्वेशन एनर्जी का नाम हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो इफ वाटर इज सॉल्वेंट, then this energy is called hydration energy। ठीक है, तो अगर वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो लिखो फिर आगे बताते हैं। दिशा, वो सॉलिबिलिटी अभी बाद में देखेंगे, पहले एनर्जी के टाइप देख लो दोनों, क्या कौन कौन सा एनर्जी है, होता क्या है दोनों में। चले आगे। तो देखो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, या हमारे पास होता क्या है यहाँ पर, वो बता देता है। तो जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव गैसियस आयन। अब Na पॉजिटिव गैसियस आयन है, उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। वो कैसे आएंगे देखो, अब देखो वाटर जो है H2O, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सॉल्वेशन एनर्जी मतलब कोई भी सॉल्वेंट, तो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर सॉल्वेंट। ये सॉल्बिलिटी हम किस में देख रहे हैं? वाटर। तो Na पॉजिटिव जो उसके अराउंड H2O मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे देखो। तो जो H2O है उसमें
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड जो है हमारे पास पूरी तरह कोवेलेंट नहीं होता, उसमें भी पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं। ठीक है, सो H2O जो है उसमें ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑब्वियसली H2O का O वाला जो एंड है उसको नाइट्रो ये सोडियम क्या करेगा, पुल करेगा। तो इस टाइप से हमारे पास, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से सारे H2O मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, Na पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन वाले एंड को अपनी साइड क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास Na पॉजिटिव के चारों तरफ क्या आ गया, H2O मॉलिक्यूल्स आ गए। तो जो Na पॉजिटिव गैसेस आयन है वो कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव एक्वस आयन। इतना जो था ये गैसेस आयन था, ये वाला पार्ट इज गैसेस आयन। एंड अब इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल को मिला के जो बना इट इज एक्वस आयन। ओके, सो Na पॉजिटिव गैसेस आयन जब Na पॉजिटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये नेगेटिव साइन क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। सिमिलरली Cl नेगेटिव जो है उसके केस में भी होगा। तो Cl नेगेटिव इज नेगेटिव आयन, तो उसके चारों तरफ क्या आएगा, H2O मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन H2O मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आएगा। तो H2O में पॉजिटिव किस पर है, हाइड्रोजन पर। ठीक है, सो Cl नेगेटिव को H2O, चलो Cl नेगेटिव के चारों तरफ H2O आ गया और हाइड्रोजन वाला जो एंड है वो Cl के ज्यादा पास। ठीक है, तो इस टाइप से Cl नेगेटिव के चारों तरफ क्या आ गया, H2O मॉलिक्यूल आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है Cl पर नेगेटिव चार्ज, और जो H2O है उसमें हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो Cl नेगेटिव H2O के हाइड्रोजन को अपनी साइड पुल कर रहा है, उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। तो Cl नेगेटिव गैसेस आयन जब Cl नेगेटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से गैसेस आयन जब एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, चाहे पॉजिटिव आयन का हाइड्रोजन एनर्जी देखो या नेगेटिव आयन, तो दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। Na positive gas gives Na positive aqueous, AQ. Similarly, Cl negative gas gives Cl negative aqueous, AQ. गैसेस आयन एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
हर्षिल, जैसा मैंने बताया है कि H2O में हाइड्रोजन जो है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो Na पॉजिटिव किसको पुल करेगा अपनी साइड, नेगेटिव को या पॉजिटिव को? Na पॉजिटिव जो है वो किसको पुल करेगा, नेगेटिव को पुल करेगा ना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वो ऑक्सीजन को पुल कर रहा है। और Cl नेगेटिव किसको पुल करेगा, Cl नेगेटिव पे खुद पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाले को पुल करेगा। और पॉजिटिव कौन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है। लिख लिया सबने? चले आगे। तो देखो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ग्रेटर द अट्रैक्शन, ग्रेटर, कौन सा अट्रैक्शन बताओ, ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन gaseous ion and water molecule, greater will be the a greater amount of energy will be released हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये याद रखना डिपेंड करेगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा चार्ज है हमारे पास उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना छोटा साइज है उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव आयन का अलग हाइड्रेशन एनर्जी होगा, नेगेटिव आयन का अलग होगा, तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया। तो और हाइड्रेशन एनर्जी, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पॉजिटिव आयन का हाइड्रेशन एनर्जी प्लस नेगेटिव आयन का। ठीक है, सो इट विल बी, ठीक है चलो पॉजिटिव आयन का ऐसे लिख देते क्यू पॉजिटिव प्लस, सॉरी क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू पॉजिटिव डिवाइड बाय आर पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव आयन के लिए क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नेगेटिव बाय आर। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन का अलग हाइड्रेशन एनर्जी होगा, नेगेटिव आयन का अलग होगा, लेकिन दोनों हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे साइज। जितने ज्यादा हमारे पास अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अट्रैक्शन की वजह से एक्चुअली एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल और गैसेस आयन उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है।
यस सर। चला आगे। प्रणव, लैटिस एनर्जी के बाद हमने हाइड्रेशन एनर्जी कराया है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये 3 स्लाइड हुए। ठीक है। सो लैटिस सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी जो है आयन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास अगर ज्यादा अट्रैक्शन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा सराउंड कर लेंगे, और अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेंगे तो एक्वस आयन का साइज बढ़ जाएगा। ओके, सो greater the attraction between gaseous ion and water molecules, greater will be the a greater number of H2O molecules surround gaseous ion, that is size of aqueous ion, हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीजेस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बिटवीन गैसेस आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा आ गए तो हमारे पास एक्वस आयन का साइज बढ़ गया, बिकॉज एक्वस आयन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को मिला के जो साइज है, या वाटर मॉलिक्यूल को मिला के जो आयन आ रहा है उसको एक्वस आयन बोल रहे हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन साइज के। तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो भी इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन है ना। सो हाइड्रेटेड रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा।
ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, Li पॉजिटिव गैस, Na पॉजिटिव गैसेस आयन, ठीक है, ये सभी गैसेस आयन की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव गैसेस आयन, आर भी पॉजिटिव गैसेस आयन। तो यहाँ पर जब इनका साइज कंपेयर करेंगे, देखो चार तो सभी में सेम है, तो साइज कंपेयर करेंगे तो साइज ये होगा। ठीक है, नाउ हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसका ऑर्डर क्या रहेगा? हाइड्रेशन एनर्जी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? चार तो सब में सेम था ना, चार सब में +1 है, तो साइज के इनवर्सली मतलब जिसका साइज सबसे बड़ा उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर सबसे छोटा किसका आएगा? जिसका साइज सबसे बड़ा, तो आरबी का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कुछ ये हो जाएगा कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर होगा हाइड्रेटेड रेडियस का या एक्वोसाइन का। ठीक है, तो साइज ऑफ एक्वोसाइन का ऑर्डर क्या होगा? तो Li पॉजिटिव एक्वस is bigger than Na positive aqueous is bigger than K positive aqueous and is bigger than Rb positive aqueous। ठीक है, तो हमारे पास एक्वासाइन का साइज का ऑर्डर हो गया। अच्छा, एक होता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या है कि कोई आयन कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो जितना बड़ा आयन है वो स्लो मूव करेगा ना। ठीक है, तो साइज ऑफ एक्वस आयन अगर बढ़ रहा है तो आयनिक मोबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, जितना बड़ा साइज उतना कम आयनिक मोबिलिटी। तो Li पॉजिटिव जो है इसका सबसे बड़ा साइज है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी जो है उसका ऑर्डर हमारे पास ये रहे। ओके, साइज ऑफ एक्वासाइन बड़ा है तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साइज ऑफ एक्वासाइन बड़ा किसका है? Li पॉजिटिव का सबसे ज्यादा है तो उसका आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम लैटिस सॉरी इस टाइप से हम हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। देन हाइड्रेशन एनर्जी को यूज करके हम हाइड्रेटेड रेडियस या एक्वासाइन की रेडियस देख सकते हैं एंड देन उसके बाद आयनिक मोबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। हो गया सबका? चले आगे। लिखो, जल्दी लिखो।
आयनिक मोबिलिटी मतलब कि कितना फास्ट या कितना स्लो मूव करेगा कोई आयन, ठीक है। जितना ज्यादा मतलब जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही ज्यादा आयनिक मोबिलिटी। तो बड़ा साइज का आयन फास्ट मूव करेगा कि छोटे साइज का आयन फास्ट मूव करेगा? छोटे साइज वाला आयन फास्ट मूव करेगा ना, ठीक है। तो मतलब साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही छोटा, मतलब उतना ही कम होगा आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। मतलब इन्वर्सली एक दूसरे के। तो हमारे पास अगर हम Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में मान लो कंपेयर करें, तो Li पॉजिटिव का साइज जो है एक्वस आयन का साइज इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव का एक्वस आयन, ठीक है। तो Li पॉजिटिव का साइज जो है एक्वस आयन का बड़ा है, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? साइज ऑफ एक्वस आयन आर्यन, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर मान लो कंपेयर करेंगे Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव का साइज अगर हम कंपेयर करें, देखो साइज एंड चार्ज दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो Mg2 पॉजिटिव का ही आएगा। मान लो साइज कंपेयर करेंगे तो साइज किसका ज्यादा है, Na पॉजिटिव का। और अगर हम चार्ज कंपेयर करेंगे तो चार्ज किसका ज्यादा है, Mg2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है वो फेवर कर रही है, क्या, दोनों चीजें फेवर कर रही है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, इसके अलावा जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो दोनों चीजें Mg2 पॉजिटिव को ही फेवर करेंगी। तो Na पॉजिटिव का हाइड्रेशन एनर्जी लेसर देन Mg2 पॉजिटिव का हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। एक्वस आयन का साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना कम हो जाएगा एक्वस आयन का साइज, ठीक है। तो Na पॉजिटिव एक्वस आयन बिगर होगा और Mg2 पॉजिटिव एक्वस आयन स्मॉलर होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें आयनिक मोबिलिटी, तो जितना बड़ा एक्वस आयन हुआ उसका आयनिक मोबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव एक्वस आयन का आयनिक मोबिलिटी विल बी लेसर देन Mg2 पॉजिटिव का एक्वस आयन का आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। जितना छोटा साइज होगा एक्वस आयन का उतना ही ज्यादा उसका आयनिक मोबिलिटी होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो फास्ट मूव करेगा। छोटा साइज वाला ज्यादा फास्ट मूव करेगा। सेकेंड वाला साइज हाइड्रेटेड रेडियस है। यस, फर्स्ट लाइन में जो साइज है वो गैसेस का है, और फोर्थ लाइन में जो साइज है वो एक्वस आयन का लिखा है ना ब्रैकेट में। एक्वस लिखा तो हुआ है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हमने साफ साफ लिखा है गैसियस और एक्वस। मुफीद एक्वस आयन बताया ना थोड़ी देर पहले यार। एक्वस आयन जो है उसका साइज कैसे देखोगे, हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ये देखो ये स्लाइड देखो एक्वस आयन के साइज के लिए। ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स सराउंडेड सराउंड गैसियस आयन, दैट इज साइज ऑफ एक्वस आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है वही हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन कब होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, साइज बढ़ जाएगा। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो ऑर्डर है वही एक्वस आयन के साइज का ऑर्डर रहेगा। हो गया सबका? वंस जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना बड़ा साइज होगा एक्वस आयन का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
हाँ हाँ, एंड में शायद रॉन्ग लिख दिया, सॉरी। यस, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा। यस, एक मिनट फिर से। सो हाइड्रोजन एनर्जी किसका ज्यादा था, Mg2 पॉजिटिव का ज्यादा था, तो उतना ही ज्यादा हमारे पास आ गया एक्वस आयन का साइज। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव जो है इसका एक्वस आयन का साइज बड़ा होगा, तो बड़ा साइज हो गया, तो जो आयनिक मोबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजन एनर्जी का ऑर्डर होता है वही एक्वस आयन के साइज का ऑर्डर होता है। ठीक है, और एक्वस आयन के साइज का ऑर्डर जो है उसका उल्टा ऑर्डर होगा आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी देखा। तो इनका यूज कैसे करते हैं सॉलिबिलिटी, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड जो है उसको वाटर में जब हम डालते हैं तो पहले वो गैसियस आयन में ब्रेक होता है, मतलब लैटिस एनर्जी वाला काम होता है। ठीक है, जब भी आयनिक सॉलिड को उसके या किसी भी सॉल्वेंट में हम डालेंगे तो पहले क्या होगा, पहले अपने गैसियस आयन में ब्रेक होगा, फिर वो गैसियस आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और फिर एनर्जी रिलीज होगी और एक्वस आयन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, सॉल्युबल कब होगा, देखो फर्स्ट वाले स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब हम गैस आयनिक सॉलिड को गैसियस आयन में ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। और सेकंड वाला स्टेप जो है जिसमें गैसियस आयन क्या बना रहे हैं, एक्वस आयन बना रहे हैं, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ionic compounds, energy required in first step, जो कि कौन सा है, लैटिस एनर्जी, should be lesser than energy released in second step, जो कि है हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो आयनिक सॉलिड अगर एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गए, कोई भी आयनिक सॉलिड को हमने वाटर में डाला और वो एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया बिना बाहर से कोई एनर्जी दी, तो वो सॉल्युबल है। तो ये कब हो सकता है, जब हमारे पास फर्स्ट स्टेप का जो एनर्जी, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो सेकंड स्टेप के एनर्जी से कम हो। ठीक है, तो मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा हो और एनर्जी रिक्वायर्ड जो है कम हो, तो ऑब्वियसली फिर हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे कम रिक्वायर्ड। ठीक है, सो कोई भी आयनिक सॉलिड सॉल्युबल कब माना जाएगा, जब एनर्जी कौन सी, लैटिस एनर्जी कम हो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये कब होता है, लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम कब होता है। ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट greater the size difference of cation and anion, greater will be
सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा हमारे पास साइज डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन में, उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। ओके, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कंक्लूजन आ गया एक तरह से लैटिस और हाइड्रस सॉल्युबिलिटी देखने का। कंक्लूजन में क्या आया कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस है कैटायन एंड एनायन का, उतना ही ज्यादा हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर हमारे पास अगर जैसे वो मैं क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी कंपेयर कराएंगे, तो एक आयन कॉमन दिया तो कैटायन कॉमन दे देंगे, एनायन कॉमन दे देंगे। तो दूसरा आयन देखो, तो देखो फॉर स्मॉलर कैटायन, कैटायन अगर छोटा दिया तो फिर जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा, साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर बिगर कैटायन अगर हम देखें तो कैटायन अगर बड़ा है, फिर अगर हम साइज बढ़ाते हैं एनायन का, कैटायन बड़ा है लेकिन एनायन छोटा था स्टार्टिंग, फिर एनायन का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कम होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, कैटायन छोटा था, ओके, कैटायन हम छोटा रख रहे हैं और फिर एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी फर्स्ट वाले केस में बढ़ रहा था। लेकिन सेकंड में क्या है, कैटायन हमने बड़ा ले लिया, कैटायन बड़ा और नेगेटिव आयन का साइज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे नेगेटिव आयन का साइज बढ़ेगा डिफरेंस कम होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। सिमिलरली हम एनायन की बात कर लेते हैं, तो फॉर स्मॉलर एनायन नेगेटिव आयन कॉमन है सभी में और वो छोटा है, तो फॉर स्मॉलर एनायन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कैटायन का, तो साइज डिफरेंस ऑब्वियसली क्या हुआ, बढ़ा ना, नेगेटिव आयन छोटा है और कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस जो है वो बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर बिगर कैटायन सॉरी बिगर एनायन, अब नेगेटिव आयन हमने बड़ा ले लिया और पॉजिटिव आयन का साइज धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम ना, तो साइज ऑफ कैटायन बड़ा करेंगे, एनायन ऑलरेडी बड़ा है, कैटायन का साइज बड़ा करते जा रहे हैं तो डिफरेंस कम होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर
सॉलिबिलिटी जो है वो कंपेयर करेंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। कंपेयर सॉलिबिलिटी ऑफ, तो
Yes, SR is strontium. ठीक है, सो इन सब में सॉलिडिटी कंपेयर करो। याद रखना एफ नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव जो है ये स्मॉल आयन, बाकी सभी को बड़ा आयन ले सकते हैं। नेगेटिव आयन जो है जनरली बिगर ही होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन जनरली क्या होता है, बिगर होता है। बट एफ नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव जो है वो क्या है, स्मॉल आयन। सी एस ओ एच, लास्ट वाले जो है सी एस एफ एंड सी एस ओ एच, सीजीएम।
तो देखो जैसा हमने बताया है कि यार साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब देखो फर्स्ट वाले में देखो नेगेटिव आयन छोटा है, नेगेटिव आयन क्या छोटा है, और LiK, Na, K, Rb, C है, तो ना तो पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो नेगेटिव आयन छोटा और पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ही है। नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही हमने पहले ही बोल दिया कि OH नेगेटिव स्मॉल आयन है, ठीक है। तो देखो OH नेगेटिव छोटा आयन है और पॉजिटिव आयन का साइज जो है धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, OH नेगेटिव छोटा आयन, पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा, और हमने बताया कि साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद SO4 2 नेगेटिव जो है सल्फेट आयन वो बड़ा हो गया, तो अभी नेगेटिव आयन बढ़ा है और पॉजिटिव आयन जो उसका साइज हम धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। नेगेटिव आयन बढ़ा, पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस कम होगा, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है अपने पास कम होता जाएगा। सेम चीज इसके नेक्स्ट वाले में भी है। BeCl2 में अगर हम देखें तो BeCl2 और Cl मतलब इस सभी में Cl नेगेटिव कॉमन है, तो नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, Cl नेगेटिव, जो कि बिगर आयन। नेगेटिव आयन में ये दो आयन को ही तुम स्मॉल लोगे, क्या, F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, इनको स्मॉल आयन लोगे, बाकी नेगेटिव आयन को बिगर लोगे। तो नेगेटिव आयन यहाँ पर Cl नेगेटिव है जो कि बिगर आयन है, तो नेगेटिव आयन बड़ा है। इसके अलावा पॉजिटिव आयन का साइज हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस क्या होगा, कम होगा ना। नेगेटिव आयन बड़ा है, पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा होगा, तो साइज डिफरेंस कम होगा, जैसे उसकी वजह से सॉलिबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ आया। तो इस टाइप से हम सॉलिबिलिटी जो है वो कंपेयर करेंगे यूजिंग लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। हो गया सबका। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड यूजिंग लैटिस एंड हाइड्रेशन। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी, जितना कम साइज डिफरेंस उतना कम सॉलिबिलिटी। ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, तो हमने जो पढ़ाया है एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक है, रिवाइज कर लेना। सुमेध, F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आर नॉट एक्सेप्शन, दे आर स्मॉल एनायन। ये नेगेटिव आयन छोटे हैं, बाकी नेगेटिव आयन बड़े होते हैं, ठीक है। ये याद रखने का तरीका बताया कि दोनों आयन को छोटा मानो, बाकी सभी को बड़ा मानो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।